हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये मई महीने का रिवीजन वीडियो है और इस वीडियो में हमने मई महीने के सभी इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने पिछले महीने के रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गंगा घाट। यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भारत के 6 स्थानों को शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत से वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट और महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हीरे बेनाकल को जगह मिली है। इन 6 स्थानों की संभावित सूची में शामिल होने के बाद भारत से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए दिए गए नामों की कुल संख्या 48 हो गई है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भारत के 6 स्थानों को शामिल किया गया है। और ये सूची कैसी है तो ध्यान रखना है, ये संभावित सूची है, क्योंकि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने के लिए पहले संभावित सूची में स्थलों को शामिल किया जाता है और उसके बाद विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल भोजनालय की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने गरीबों के सबसे बड़े भोजनालय अटल भोजनालय की शुरुआत गांधी कला भवन लखनऊ में की। अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन द्वारा संचालित इस भोजनालय के जरिए राजधानी में सुबह और शाम मुफ्त भोजन कराया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अटल भोजनालय की शुरुआत कहाँ पर की गई? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहां बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के हैलट अस्पताल में प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाने का ऐलान किया है। हैलट अस्पताल में ब्लैक फंगस सेंटर बनने के बाद यहां पर विशेषज्ञों की टीम शोध करने के साथ ही मरीजों का इलाज भी करेगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्लैक फंगस सेंटर है, पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कानपुर के हैलट अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत यूपी में दिव्यांगजनों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर भारत योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन की पहल यूपी में दिव्यांगजनों के लिए शुरू हुई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रदेश भर में यूपी में दिव्यांग का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। नए दिव्यांगों के पंजीयन के साथ ही लखनऊ में पंजीकृत सभी 18,000 से अधिक दिव्यांगों को पेंशन के साथ ही स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपी में दिव्यांगजनों के लिए एक आत्मनिर्भर भारत योजना है, उसके तहत राशन कार्ड बनाया जा रहा है और इस राशन कार्ड के तहत जो दिव्यांग हैं उन्हें पेंशन के साथ साथ रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परिपक्व। विश्व भर में नाइजीरिया के बाद सबसे अधिक बाल विवाह श्रावस्ती जिले में होते हैं। इसे रोकने के लिए तमाम प्रयास हुए लेकिन कारगर साबित नहीं हो सके। इस अभिशाप से मुक्ति के लिए जिला प्रशासन की ओर से तकनीक का सहारा लेकर नए सिरे से पहल की गई है। लखनऊ के इंजीनियर की मदद से परिपक्व नाम से सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। इस पर कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकेगा। इसे संज्ञान में लेकर बाल विवाह रुकवा दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो श्रावस्ती जिला है वहाँ पर विश्व भर में नाइजीरिया के बाद सबसे अधिक जो बाल विवाह के मामले हैं वो पाए जाते हैं। और अब जो है जो श्रावस्ती प्रशासन है उसने परिपक्व नाम का एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है
और इसका उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह को रोकना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर से पहली बार सचित्र गीता का प्रकाशन किया गया। प्रथम संस्करण में कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गईं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3000 पुस्तकें। गीता प्रेस गोरखपुर से पहली बार सचित्र गीता का प्रकाशन किया गया। प्रथम संस्करण में 3000 पुस्तकें प्रकाशित की गईं। पुस्तक संस्कृत हिंदी में है, श्लोकों के साथ अर्थ दिए गए हैं। गीता प्रेस से गीता का प्रकाशन 15 भाषाओं में किया जाता है, लेकिन जो सचित्र गीता है उसका प्रकाशन अभी केवल संस्कृत और हिंदी में हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि जो पहली बार सचित्र गीता का प्रकाशन है वो कहाँ से किया गया। तो गीता प्रेस गोरखपुर से सचित्र गीता का प्रकाशन किया गया है, और भाषा आपको ध्यान रखना है कि अभी संस्कृत और हिंदी में इसका प्रकाशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, घर घर काढ़ा बंटवाने के उद्देश्य से किस राज्य में अभियान चलाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष विभाग कार्य योजना बनाकर घर घर काढ़ा बंटवाने, लोगों को योगासन और प्राणायाम के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। आयुष चिकित्सक स्थानीय प्रशासन तथा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ समन्वय बनाते हुए इस आपदा के समय जागरूकता और चिकित्सा के लिए सेवाएं प्रदान करें। प्रदेश भर में 2.52 लाख लोग होम आइसोलेशन में हैं। आयुष, होम्यो और यूनानी चिकित्सक की एक टीम गठित की जाए। यह टीम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे। तो आपको ध्यान रखना है कि आयुष विभाग जो है कार्य योजना बनाकर के घर घर काढ़ा बंटवाने और लोगों को योगासन प्राणायाम के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं, ऐसा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन नियुक्त हुए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आशीष चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO आशीष चौहान को इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजिटर रामनाथ कोविंद ने बुधवार को 5 वर्ष के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके नए कुलाधिपति कौन नियुक्त हो गए हैं? तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आशीष चौहान। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बक्सवाहा जंगल। बांदा के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बक्सवाहा गांव में लगभग 62 हेक्टेयर क्षेत्रफल में घना जंगल है। यहाँ लाखों पेड़ पौधे हैं। इस जंगल की धरती पर हीरे की खदान बताई गई है। यहाँ लगभग 22 लाख कैरेट होने का अनुमान बताया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के खनिज विभाग ने इस जंगल या यूं कहें कि ये एक हीरा खदान है को देश की एक बड़ी कंपनी को नीलामी पर 2500 करोड़ रुपए में 50 साल तक खनन पट्टा दे दिया है। इसके विरुद्ध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के फैले बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट कैंपेन यानी बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान शुरू किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो बक्सवाहा एक जंगल है ये 62 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पर लाखों की संख्या में पेड़ पौधे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि इस जंगल में हीरे की खदान है, तो इस वजह से यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किए जाने के उद्देश्य से और इसके जो पेड़ पौधे हैं उसको काटने के उद्देश्य से जो भारत की एक बड़ी कंपनी है उसे नीलामी के तौर पर 2500 करोड़ रुपए में 50 साल तक का खनन पट्टा दे दिया गया। लेकिन इसके विरुद्ध में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमी हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से चिपको आंदोलन में लोगों ने पेड़ों से लिपट करके पेड़ पौधों की रक्षा की थी, उसी तरह से हम भी अगर सरकार नहीं मानती है तो पेड़ों से लिपट करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और ऐसा करने से रोकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बक्सवाहा जंगल है ये
कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इसके कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश में भी पड़ते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में ये बक्सवाहा जंगल फैला हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर में ये जो है बक्सवाहा जंगल फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 27 मई को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई को पुण्यतिथि मनाई गई। 57 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सांस ली थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और इनका कार्यकाल कितना रहा था? तो ध्यान रखना है 16 वर्ष 286 दिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यूपी की योगी सरकार ने सभी सरकारी विभागों में एस्मा लागू कर दिया है। एस्मा लगने के बाद सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लगाया है और राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, कौन देश का पहला संस्थान बन गया है जहां सांख्यिकी व डाटा विज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर देश का ऐसा पहला संस्थान होगा जहां छात्र छात्राएं सांख्यिकी व डाटा विज्ञान की पढ़ाई कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम में जेईई एडवांस की मेरिट के आधार पर छात्र व छात्राओं को दाखिला मिल सकेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आईआईटी कानपुर देश का ऐसा पहला संस्थान होगा जहां पर सांख्यिकी व डाटा विज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में विकास कार्यों के कार्यान्वयन के मामले में रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा मंडल पहले स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल मंडल। विकास कार्यों के कार्यान्वयन के मामले में गोरखपुर मंडल प्रदेश के 15 मंडलों में से पीछे आया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आखिरी महीने मार्च के लिए जारी मंडलीय रैंकिंग में यह मंडल प्रदेश के केवल 2 मंडलों से ही ऊपर आ पाया है। विंध्याचल मंडल 89.72% के साथ पहले पायदान पर है, बरेली को दूसरा व अयोध्या मंडल को तीसरा स्थान मिला है। चित्रकूट चौथे व वाराणसी 5वें स्थान पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि विकास कार्यों के कार्यान्वयन के मामले में जो पहले स्थान पर है वो कौन सा मंडल है? तो विंध्याचल मंडल ये पहले स्थान पर है, दूसरे पर है बरेली, तीसरे पर है अयोध्या और चौथी पर है चित्रकूट और 5वें पर है वाराणसी। और दोस्तों ये जो गोरखपुर मंडल है ये 16वें नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमित बनर्जी। 26 अप्रैल 2021 को आयोजित एक सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की बैठक में अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमित बनर्जी आईआईटी बीएचयू वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वे 1984 में बीईएमएल में सहायक इंजीनियर के रूप में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी पाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 316। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 तक पहुंच गई है, जबकि इसके पहले 2014 में हुई गणना के अनुसार देश में 7,910 तेंदुए थे। इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी हुई है। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए,
कर्नाटक में 1783 तेंदुए और महाराष्ट्र में 1690 तेंदुए दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा पाए गए। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 316 जो है उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में तेंदुओं की संख्या है, तो वो है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक त्रिवेदी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, वह किस राज्य के आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी का कोरोना संक्रमण से गुरुवार सुबह निधन हो गया। वह इलाज के लिए संजय गांधी पीजीआई में भर्ती थे। मूलतः राजस्थान के भरतपुर के निवासी दीपक त्रिवेदी की सेवा का कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त होना था। रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का निधन हो गया, यह किस हाई कोर्ट के जज थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। और यहाँ पर जो इमेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया था। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह जनपद महाराजगंज ले जाया गया। न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव 22 नवंबर 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। उनका हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक था। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया, यह नंबर कितने अंकों का होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 16 अंकों का। यूपी सरकार अब जमीन धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर आवंटित करने का फैसला किया है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक कर जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। पहले 1 से लेकर 6 अंक गांव की जनगणना के आधार पर होगा और 7 से 10 अंक भूखंड की गाटा संख्या और 11 से 14 अंक जमीन के विभाजन का नंबर होगा और 15 से 16 जो नंबर है वो भूमि की श्रेणी होगी, जिससे कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि चिन्हित की जा सकेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर आवंटित करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने शायर शकील गाजीपुरी का निधन हो गया, यह किस जिले के निवासी थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे बुजुर्ग शायर शकील गाजीपुर का बुधवार दोपहर प्रयागराज में इंतकाल हो गया। 1 सितंबर 1948 को गाजीपुर के वाजिदपुर में जन्मे शकील गाजीपुरी माध्यमिक शिक्षा परिषद में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी 2 पुस्तकें लम्हे लम्हे ख्वाब के और अभिलाषा प्रकाशित हुई हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी उनकी गज़लें समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। उन्हें शान-ए-इलाहाबाद सम्मान, प्रयाग गौरव सम्मान, प्रयाग पुष्पम सम्मान और सरदार अली जाफरी अवार्ड प्रदान किए गए थे। शान-ए-इलाहाबाद सम्मान से 2018 में गुफ्तगू की ओर से सम्मानित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जाने माने शायर थे। इनका नाम क्या था? शकील गाजीपुरी। इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 6 मई 2021 को निधन हो गया। चौधरी अजीत सिंह ने साल 1986 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे बागपत से 7 बार सांसद रह चुके हैं।
अजीत सिंह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। वे ताकतवर जाट नेताओं में से एक माने जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की कैबिनेट में दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक केंद्रीय उद्योग मंत्री थे। अजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 12 फरवरी 1939 को मेरठ में इनका जन्म हुआ था। और ये पूर्व प्रधानमंत्री और देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे और अजीत सिंह, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मई 2021 के पहले सप्ताह के भीतर और दिल्ली के आसपास कितने चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मई 2021 के पहले सप्ताह के भीतर और दिल्ली के आसपास 5 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। ये एम्स ट्रामा सेंटर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एक झज्जर हरियाणा के एम्स में स्थापित किए जाने हैं। डीआरडीओ 3 महीने के भीतर देश भर में 500 चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गौशालाओं में ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर जिले में गायों के संरक्षण के लिए हेल्प डेस्क गठित करने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने इसके अलावा सभी गौशालाओं को गायों तथा अन्य जानवरों के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जैसे चिकित्सा उपकरणों से लैस करने के भी आदेश दिए हैं। सभी जिलों में कुल 700 हेल्प डेस्क बनाई जा रही हैं। इसके अलावा 51 ऑक्सीमीटर तथा 341 थर्मल स्कैनर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में गायों के संरक्षण के लिए हेल्प डेस्क विकसित करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही सभी गौशालाओं में ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जैसे चिकित्सा उपकरणों को स्थापित करने के भी आदेश दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन भारत 2 ओपन चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। कानपुर आईआईटी ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। कानपुर आईआईटी ने मिशन भारत 2 नाम से एक मुहिम शुरू की है जो एक 45 दिन की ओपन चैलेंज प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और प्लांट को विकसित करने को लेकर है। तो आपको ध्यान रखना है मिशन भारत 2 नाम से एक जो मुहिम है उसकी शुरुआत किसने की है? तो आईआईटी कानपुर ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रू तोमर का निधन हो गया। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बागपत। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये थी शूटर दादी चंद्रू तोमर। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रू तोमर का शुक्रवार को निधन हो गया। चंद्रू तोमर कोरोना वायरस संक्रमित थीं और मेरठ के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शूटर दादी चंद्रू तोमर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गांव जोहड़ी की रहने वाली थी। चंद्रू तोमर ने 60 साल की उम्र में निशानेबाजी में अपना करियर बनाने की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती थी। उन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज निशानेबाज महिला के तौर पर जाना जाता था और हाल ही में शूटर दादी चंद्रू तोमर के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आई थी और उस फिल्म का नाम क्या था? तो सांड की आंख उस फिल्म का नाम था। चंद्रू तोमर की बहन यानी देवरानी थी प्रकाशी तोमर भी दुनिया की उम्रदराज महिला निशानेबाजों में शामिल हैं। अब दोस्तों इस फिल्म से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि ये जो फिल्म थी सांड की आंख, इसके निर्देशक कौन थे? तो तुषार हीरानंदानी इसके निर्देशक थे। और ये जो चंद्रू तोमर है शूटर दादी, इनकी भूमिका किसने निभाई थी? तो ध्यान रखना है भूमि पेडनेकर जो अभिनेत्री हैं उन्होंने इनकी भूमिका निभाई थी और उनकी जो बहन थी प्रकाशी तोमर, इनकी भूमिका इस फिल्म में किसने निभाई थी? तो तापसी पन्नू ने जो है उनकी देवरानी जो थी प्रकाशी तोमर, इनकी भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अभिनेत्री।
कोविड-19 के कारण प्रसिद्ध अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल का 47 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अभिलाषा पाटिल ने गुड न्यूज़, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और छिछोर जैसी फिल्मों में अपना अभिनय योगदान दिया था। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर में मराठी फिल्मों में भी काम किया था, जिनकी अहम फिल्में ते 8 दिवस, बायको देता का बायको, प्रवास, पिप्सी और तुझ माज अरेंज मैरिज थी। अभिलाषा पाटिल वाराणसी में अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। हालांकि जब वह वहां से मुंबई अपने घर वापस लौटी तो वह कोविड-19 की शिकार हो गई। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो अभिनेत्री थी अभिलाषा पाटिल, इनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया और इनकी जो आखिरी शूटिंग है वो कहाँ पर चल रही थी, तो ये वाराणसी में इनकी शूटिंग चल रही थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हर पुलिस लाइन में कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कोरोना से बचाव को लेकर कई कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि हर पुलिस लाइन में पर्याप्त संख्या के बेड वाला कोविड अस्पताल स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन अस्पतालों में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के साथ पीपीई किट पहनकर प्रशिक्षित पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। इन कोविड अस्पतालों में संक्रमित पुलिसकर्मियों का इलाज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में हर एक पुलिस लाइन में कोविड अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित आलमबाग गुरुद्वारे की ओर से ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की गई। गुरुद्वारे के अध्यक्ष निर्मल सिंह ने बताया कि घर में क्वारंटाइन संक्रमितों के लिए यह निःशुल्क सेवा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इस पर संपर्क करके मदद ले सकता है। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन लंगर सेवा कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये लखनऊ में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, आईआईए कानपुर कितने रुपए में पल्स ऑक्सीमीटर सहित आइसोलेशन किट प्रदान कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 रुपये। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए कानपुर की सराहनीय पहल होम आइसोलेशन की जरूरी दवाओं और संसाधनों की किट के लिए मरीजों को 10 रुपये और आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। आइसोलेशन किट में पल्स ऑक्सीमीटर भी होगा, लेकिन उसकी कमी को देखते हुए ज़रूरत पूरी होने पर वह वापस लिए जाएंगे ताकि दूसरे मरीजों की मदद की जा सके। इस किट में डिजिटल थर्मामीटर, N95 मास्क 12, सैनिटाइजर 1 बोतल, ऑक्सीमीटर वापसी के वायदे के साथ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुलंदशहर की बीवकोल कंपनी में कौन सी कोरोना वैक्सीन तैयार की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्सीन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोरोना का कवच कोवैक्सीन टीके का उत्पादन होगा। केंद्र सरकार ने पोलियो का टीका बनाने वाली कंपनी भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन बीवकोल को टीके के उत्पादन करने की अनुमति दे दी है। कंपनी हर माह 1.5 करोड़ कोवैक्सीन का उत्पादन करेगी। बुलंदशहर के तहसील क्षेत्र के चोला गांव पर बीवकोल कंपनी में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है। यहां पर पोलियो की वैक्सीन हर साल 150 करोड़ डोज तैयार कर सरकार को उपलब्ध कराई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो कोवैक्सीन टीका है उसका उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायालय ने गांवों में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलने के आदेश दिए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रामीण इलाकों और कस्बों में कोरोना संक्रमण के फैलने पर चिंता जताते हुए पीड़ितों को जीवन रक्षक दवाएं और सही इलाज न मिलने की शिकायतों की जांच के लिए 48 घंटे के भीतर हर जिले में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से छोटे कस्बों, शहरों और गांवों में सुविधाओं तथा टेस्टिंग का ब्यौरा मांगा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि हर एक जिले में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोले जाएं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हाउसिंग.com की एक रिपोर्ट में देश के कितने शहरों को शामिल किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8 शहरों को।
हाउसिंग.com के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पुणे देश का बेहतरीन शहर है। यहाँ प्रति 1000 लोगों पर 3.2 अस्पताल बेड उपलब्ध हैं। यह राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। भारत में प्रति 1000 व्यक्ति पर 0.86 डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यह आंकड़ा 2 से 4 डॉक्टरों का है। दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद सूची में अंतिम रहे, क्योंकि यहाँ हवा, पानी की गुणवत्ता और साफ सफाई भी अन्य शहरों के मुकाबले खराब है। इस रिपोर्ट में देश के 8 बड़े शहर शामिल थे। कौन कौन से? तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे। तो ये 8 बड़े शहर हैं जो कि इस रिपोर्ट में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के सहारनपुर निवासी किस वैज्ञानिक को कनाडा में विलियम नीवल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन। कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन को विलियम नीवल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 1958 में सहारनपुर के चिल्काना में लाला फकीर चंद जैन के परिवार में जन्मे डॉक्टर प्रवीण जैन 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। डॉक्टर प्रवीण जैन ने 1980 में मोतीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। 1981 में वह कनाडा चले गए और वहीं पर रहते हुए एमए की डिग्री प्राप्त की और पीएचडी के बाद कनाडा में विभिन्न स्थानों पर नौकरी की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विलियम नीवल पावर इलेक्ट्रॉनिक अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन को। अगला क्वेश्चन है, बीएचयू और किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रतिरक्षा बढ़ाने को लेकर एक पुस्तक लिखी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। कोरोना वायरस से अपने को बचाने एवं शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने को लेकर चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू स्थित न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर अभय कुमार सिंह एवं प्रोफेसर रामेश्वर नाथ चौरसिया के साथ ही अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देवाशीष बागची द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक पिछले माह ही विश्व प्रसिद्ध पब्लिशर टेलर एंड फ्रांसिस प्रेस इंग्लैंड द्वारा प्रकाशित हुई। इसका शीर्षक क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट एंड फंक्शनल फूड इन न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स यूजर इन प्रिवेंशन एंड थेरेपी। इस पुस्तक का ये शीर्षक है। इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार के रोगों को अपने खान पान द्वारा ठीक करने पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस शहर के युवक ने धुएं को ताजी हवा में बदलने वाली एक खास डिवाइस बनाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। मेरठ के इंजीनियर आसिफ चौहान ने इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्यूरीफायर तैयार किया है। इसका पेटेंट हो चुका है। यह प्यूरीफायर किचन से उठने वाले धुएं को अवशोषित कर ताज़ी हवा में बदल देता है। आसिफ ने जो प्यूरीफायर तैयार किया है वह अभी घरेलू इस्तेमाल के लिए है। इसकी कीमत करीब 4000 रुपये है। आसिफ के 8 इनोवेशन का अभी तक पेटेंट हो चुका है। इसमें डबल विंडो कूलर, पेट्रोल और बैटरी से चलने वाली बाइक, बगैर सर्जरी के हार्ट ब्लॉकेज मशीन, अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र, स्प्रिंग वेट मशीन आदि शामिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये मेरठ के एक इंजीनियर हैं आसिफ चौहान, जिन्होंने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्यूरीफायर तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की 3rd वेव से निपटने के लिए हर जिले में पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3rd वेव को लेकर कहा कि कोविड-19 की 3rd वेव में अधिक संख्या में बच्चों को चपेट में आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी कारण हमने हर एक जनपद के साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार करने के लिए कहा है। चारों तरफ से कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो विशेषज्ञों ने बताया है कि कोरोना की अभी 3rd वेव जो है वो आएगी, तो उसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक जनपद में और सभी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में शिवबालक पासी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजनीति। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी रहे सलोन के पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री शिवबालक पासी का निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। उन्होंने पहली बार 1972 में पंचायत चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1972 से लगातार 1980 तक प्रधान रहे। उसके बाद 1980 में पहली बार कांग्रेस पार्टी से विधायक बने और इसी सरकार में राज्य मंत्री समाज कल्याण बने थे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये राजनीति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा बनवाए गए रामबाग का संरक्षण कौन करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एएसआई। बाबर द्वारा आगरा में बनवाए गए रामबाग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा संरक्षण कार्य कराया जाएगा। यहाँ दक्षिणी दीवार के सहारे बने पाथवे को संवारने के साथ उस पर रेड सैंड स्टोन लगाए जाएंगे। बाग में बने ड्रोन को भी कवर्ड किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आगरा में जो बाबर द्वारा बनवाया गया राम बाग था उसका जो संरक्षण का काम है अब वो कौन करेगा? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई इसके संरक्षण का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड विभाग के महानिदेशक मोहम्मद जावेद अख्तर का कोरोना से निधन हो गया। यह उत्तर प्रदेश कैडर के किस बैच के आईपीएस अधिकारी थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1986। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड विभाग के महानिदेशक एवं वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी मोहम्मद जावेद अख्तर का मई 2021 में निधन हो गया। वे 59 साल के थे और कोविड-19 से संक्रमित थे। यूपी कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी वायरस से मरने वाले पहले पुलिस प्रमुख हैं। आईपीएस जावेद अख्तर जुलाई 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। अप्रैल 2021 में पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के पूर्व महानिदेशक अरुण चौधरी की कोविड-19 से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो आईपीएस जावेद अख्तर थे ये होम गार्ड विभाग के महानिदेशक थे। तो इनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। और इसके साथ ही अप्रैल 2021 में सीबीआई के जो पूर्व निदेशक थे रंजीत सिन्हा और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जो पूर्व महानिदेशक थे अरुण चौधरी, तो उनका भी जो निधन है वो कोविड-19 की वजह से हुआ है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान यूपी के किस जिले के निवासी वीर प्रताप को मिलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उन्नाव। देश में राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान सहकारिता रत्न के लिए इस वर्ष जनपद के सहकारी नेता वीर प्रताप सिंह को चयनित किया गया है। वीर प्रताप मूलतः उन्नाव जिले की बीघापुर तहसील के गांव झगरपुर और शहर में जगन्नाथगंज मोहल्ला निवासी हैं। राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार 31 मई को दिल्ली में दिया गया। पुरस्कार में 11 लाख की राशि उन्हें मिली। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को पिछले कई दशकों से सहकारिता क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले सहकारी नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान दे रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिष्ठित सम्मान है सहकारिता रत्न पुरस्कार, ये जो है 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वीर प्रताप सिंह को ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड देता कौन है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को जो है वो इस अवार्ड को प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल मुखिया अजीत सिंह के निधन के बाद आरएलडी के अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल मुखिया अजीत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र जयंत चौधरी को संगठन की कमान विधिवत सौंपी गई है। चौधरी अजीत सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में 12 फरवरी 1939 को हुआ था। किसका हुआ था 1939 को जन्म? तो ध्यान रखना है अजीत सिंह का जन्म जो है
12 फरवरी 1939 को हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री का कोरोना से निधन हो गया। इनका क्या नाम था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विजय कश्यप। कोरोना संक्रमित होने के बाद 29 अप्रैल से गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री विजय कश्यप का निधन हो गया। पिछले कई दिन से उनकी तबीयत अधिक खराब थी। वह कई दिन से आईसीयू में भर्ती थे। मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय कश्यप योगी सरकार में राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री विजय कश्यप का मूल नाता सहारनपुर से था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास प्लस योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25.54 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। केंद्र से स्वीकृति मिलने पर यूपी 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन सकता है। इस योजना में एक आवास के लिए करीब 1,50,000 रुपये प्रत्येक परिवार को दिए जाते हैं और उस धनराशि में 1,20,000 रुपये आवास के लिए होते हैं, 18,000 रुपये मनरेगा मजदूरी और 12,000 रुपये शौचालय के लिए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में उत्तर प्रदेश में किस बीमारी को महामारी घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक फंगस। यूपी में मई 2021 में ब्लैक फंगस महामारी घोषित की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह कर चुका है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश 8वां राज्य बना। इसके पहले गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, उड़ीसा, पंजाब और चंडीगढ़ में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। और दोस्तों, इसके बाद और भी राज्यों ने जो ब्लैक फंगस बीमारी है इसे महामारी घोषित किया है। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना है कि ये इस बीमारी को महामारी घोषित करने वाला कौन से नंबर का राज्य बना? तो ये 8वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संजय यादव। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को संजय यादव की इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश की। इससे पहले केंद्र सरकार ने संजय यादव को 14 अप्रैल 2021 से हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। लेकिन अब जो है संजय यादव ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 100 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। कानपुर के इस्पात उद्यमी हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने जा रहे हैं। शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रस्ताव तैयार है। जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्लांट की स्थापना से कानपुर समेत आसपास के दर्जन भर जिलों में ऑक्सीजन का संकट खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह किस आंदोलन से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के कर्ता धर्ता माने जाने वाले 94 साल के सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई शुक्रवार को निधन हो गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार और 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी के किनारे बसे मरुड़ा गांव में हुआ था। जनसंघर्षों के हितैषी बहुगुणा ने 1981 में
पेड़ों के कटान पर रोक लगाने की मांग को लेकर पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने शराबबंदी, पर्यावरण संरक्षण और टिहरी बांध के विरोध में 1986 में आंदोलन शुरू कर 74 दिन तक भूख हड़ताल की थी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनका निधन हो गया है। और दोस्तों, चिपको आंदोलन क्या है, इसको लेकर के जो हम डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आते हैं उसमें हम विस्तार से आपको बताते हैं। अगर इसमें हम विस्तार से बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी राजकुमार को अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जालौन। खाड़ी देश ओमान के शहर मस्कट में अपनी व्यावसायिक क्षमता से यूपी के जालौन जिले में कोंच के निवासी 50 वर्षीय राजकुमार इकबाल अहमद को अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड केंद्र सरकार की ओर से बीती 15 मई को दिया गया था। राजकुमार इस वक्त बहुराष्ट्रीय कंपनी एगरको में बिजनेस प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। वे यूरोप, मिडिल ईस्ट एवं अफ्रीका में बिजनेस गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहे हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर संघ के सदस्य भी हैं। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनाइटेड किंगडम के भी सदस्य हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 2021 का अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो कोंच के निवासी, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कोंच के निवासी राजकुमार इकबाल अहमद को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि कब मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 29 मई। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह ने प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया था। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को यूपी के हापुड़ में नूरपुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 29 मई 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देश भर में संस्कृत के कितने विद्वानों को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान उनके घर पुरस्कार भेजेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 97। संस्कृत में मूर्धन्य विद्वानों का उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की ओर से हर साल पुरस्कृत किया जाता है। पिछले वर्ष 2018 और 2019 के पुरस्कार के लिए चुने गए विद्वानों की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन संक्रमण के चलते पुरस्कार वितरण समारोह नहीं हो सका था। अगले महीने उन्हें उनके घर पुरस्कार भेजने की तैयारी की जा रही है और इसमें कुल 97 विद्वानों को पुरस्कार भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। आपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रदेश में एक फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आवश्यकता थी, इसलिए लखनऊ में इस इंस्टीट्यूट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस संस्थान के शुरू हो जाने से इसका असर फील्ड में भी दिखाई देना चाहिए ताकि अपराधों को तीव्र गति से सुलझाया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने आवास में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश में जो एक फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये थे मई महीने के सभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो आप रेगुलर जरूर देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।